एक लड़खड़ाती घबराती हुई डामकडोल होती हुई हुकूमत। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का लगातार उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं और दीगर जो रहनुमा हैं वो अब आके कह रहे हैं कि जी हमारा फैज हमीद की जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं। एक तरफ दूसरी जानिब वो कह रहे हैं उनके जो ये फैज हमीद साहब की जो अरेस्ट के ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब का मौकफ आया कि जी इमरान खान को भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल उसका हो सकता है। तो एक तरफ ये कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फैज हमीद की कोर्ट मार्शल से, मिलिट्री का इंटरनल मामला है। दूसरी जानिब ये आपके सेंटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो भी मिलिट्री ट्रायल उनकी भी हो सकती है इनको लेकर, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को लेकर। अब ये पेंडोरास बॉक्स से खोल दिया आर्मी ने और ये बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जब वो तार डोर खुलती चली जाती है ना, तो ये सिर्फ फैज हमीद और इमरान खान तक बात महदूद नहीं रही, ये बात अब फैल के आर्मी तक पहुंच गई है। क्योंकि अगर आप एक इंटेलिजेंस चीफ का और वही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ का कोर्ट मार्शल करते हैं तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरफ चीज जाती है। अभी तक इस मौके तक जो लाहौर के अंदर ही वाकयात हुए थे 9 मई के अंदर, या आपके जनरल सरफराज थे जो भी थे, जो लाहौर कोर कमांडर थे, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। जो दीगर अफराद थे 52 बेसिकली चार्जेस लगाई गई, 52 चार्जेस लगाई गई ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स इनके खिलाफ, मगर कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। उनको कुछ को दस्तबरदार कर दिया गया सर्विस से, ये पहला कोर्ट मार्शल है इस पूरे उसके अंदर। और किया किसका है? फैज हमीद का। अब फैज हमीद कंस्पिरेसी का हिस्सा था इमरान खान के साथ या इमरान खान के खिलाफ, इस बात का हमें कुछ नहीं पता। किधर गायब है फैज हमीद ये नहीं पता, सीसीटीवी फुटेज इसका नहीं पता। अब पीएमएलएन क्यों इतना भड़कड़ा रही है? वो इसलिए भड़कड़ा रही है क्योंकि उसको पता है कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आंखों में आंसू इतनी आसानी से नहीं आते, वो कहती हैं। मगर ये क्लिप, ये वो एक स्पीच दे रही थी बेसिकली एक कॉन्वोकेशन के ऊपर कैडेट्स की, कि उनको पता है उनका और कोई बेसिकली मकसद और काम तो है नहीं सिवाय ये कैडेट्स और इन सब चीजों पे ड्रेसअप कोस्प्ले करके वो जाती हैं और फिर देती हैं और कहती हैं कि मैं जेल भी गई, मैंने बहुत मुश्किलें सफर की, मैं रोई नहीं। सुने क्या कहा उनसे, मैं इसको कनेक्ट करता हूं जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था। और आप यकीन करो बच्चों, मैं आपसे बात करी, मेरी तरफ देखो, मैं जेल में भी गई हूँ, मैंने मुकदमात भी भुगते हैं 6-7 साल, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। अब जब मैं आपकी ये जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं आपको आगे बढ़ता देखती हूँ, अभी जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे जैसे इंसान को रुलाना कोई आसान काम नहीं है। जी, तो ये थी मरियम नवाज शरीफ की पहली स्पीच। अपने पापा के साथ वो बैठी हुई थी, पापा ने स्पीच दी, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वो खामोश रही। फिर उसके बाद उनकी एक मीटिंग हुई जेन मैरियट जो यूके हाई कमिश्नर है। अच्छा, यूके हाई कमिश्नर का बहुत ही इसके अंदर एक नेफेरियस किरदार रहा है। उन्होंने डेफिनेटली एक साइड पिक की है और वो साइड क्या है? वो अपने एजेंट्स की साइड है, जो लोग जाके बरतानिया में रहते हैं, एवनफील्ड के अंदर, मेफेयर के अंदर उनके घर हैं, उनकी साइड उन्होंने पिक की हुई है। वो आके लगातार मिलती रहती है और फिर मिलने के बाद इसके अंदर एक अहम मौकफ यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सियासत है वो जद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है बिल्कुल। अब वो जोर और शोर से हर चीज के अंदर घुसने की, ये सब कुछ हम वो होता है ना एक फसाड जो होता है ना। मुझे याद आती है ये जब आई थी जेन मैरियट साहिबा मिलने से, एक मूवी है विजर्ड ऑफ ऑज 1930s 40s के अंदर रिलीज हुई थी। उसके अंदर जूडी गार्डनर, डोरथी, तो एक बेसिकली एक फैंटेसी कहानी है। उसके अंदर जूडी गार्डनर, एक टाइफून आ रहा होता है, जलजला नहीं, अपना तूफान आ रहा होता है कैंसस अमेरिका के अंदर, मूवी सेट है वहां पे। तो वहां पे एक लड़की होती है डॉर्थी, उसके अपने फैमिली के साथ रह रही होती है, अंकल्स के साथ, और तो वो तूफान आता है तो वो उठा के यानी बहुत जोर से, तो वो घबरा के पास आउट हो जाती है बच्ची। और जब वो जागती है तो वो जागती है एक नई दुनिया में जिसका नाम है ऑज। अब ये ऑज उस वक्त एक फैंटास्टिकल एरिया, जैसे पाकिस्तान आजकल एक फैंटास्टिकल एरिया है, वंडरलैंड है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है,
उनके लिए अयाशियां ही अयाशियां, हर चीज अवेलेबल, कंप्लीट इम्यूनिटी। वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए एक जहन्नुम, एक वंडरलैंड, हर किस्म की आपको जहन्नुमी गर्दिशें मिलेंगी, मुश्किलातें मिलेंगी, दर्द मिलेंगे, और हर किस्म के आपको अय्याशियां मिलेंगे, मजे मिलेंगे, नरमियां मिलेंगी। तो ये एक डिस्टोपियन, डिस्कनेक्टेड एक वंडरलैंड है पाकिस्तान, जैसा एक ऑज एक डिस्कनेक्टेड वंडरलैंड था। जब वो लैंड होती है डोरथी वंडरलैंड के अंदर, तो एक पीले रंग की सड़क चल रही होती है और हर चीज रंगीन होती है, हर चीज खुशगवार होती है, मगर उस खुशगवारी और रंगों के नीचे एक काला, बदसूरत, घिनौना और घोरक धंधे जैसा निजाम होता है, जिसको एक जादूगर चला रहा होता है। उस जादूगर का नाम होता है विजर्ड ऑफ ऑज, उसे कहते हैं जादूगर, ऑज का जादूगर। अब इसमें और पाकिस्तान में क्या पैरेलल्स हैं? आप ये तस्वीर उठाएंगे जेन मैरियट की, नवाज शरीफ का चलते हुए एक लाल, पतली सी लाल पट्टी के ऊपर, वही पट्टी जो पीले रंग की थी उस ऑज के अंदर, और जेन मैरियट एक ब्रितानवी सफीर हैं, खूबसूरत भी हैं, लंबी, उनके साथ नवाज शरीफ, मुंह पे उनके मास्क, अपना मुंह बचाने के लिए, वो निहारियों की स्मेल ना आए, नीले रंग के कुर्ते। तो वो तस्वीर देख के मुझे याद आया, डोरथी विजिट ऑफ ऑज के अंदर उसकी 3 लोगों से मुलाकात होती है। एक होता है टिन मैन, एक होता है स्ट्रॉ मैन, और एक होता है लायन। अच्छा, टिन मैन जो होता है, उसकी जो टिन होता है वो रस्ट हो रहा होता है। स्ट्रॉ मैन के दिल में दिल नहीं होता, तो आके कव्वे उसे हमेशा मारते रहते हैं। और जो शेर होता है वो होता है डरपोक। तो उसको हमेशा वो कोई भी चीज होती है डर के पीछे भाग जाता है, डॉरथी के पीछे खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर हमारा डरपोक शेर, जब भी उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है वो भाग जाता है, लंदन भाग जाता है। वो या तो गल्फ या लंदन भाग जाता है, अपना उधर ही रखता है। उसको हिम्मत चाहिए तो वो उसके लिए डॉरथी पाकिस्तान आती है। विजिट ऑफ ऑज जो घोरक पीछे से कर रहा है वो भी उसके साथ मिला हुआ है। जो अच्छे लोग हैं उनको जेल में डाला हुआ है। तो एक किचड़ी सी बनी हुई है ये। और वाकई में पाकिस्तान 2024 में 1930 और 1940 का ऑज जरूर नजर आता है, मगर हर ड्रॉनी ख्वाब से इंसान कभी ना कभी तो उठता है। जैसे डोरथी उठी जब हकीकत उसके ख्वाब की इतनी बिगड़ गई कि उसको असली में वापस आना पड़ा, तो उसको पता लगा कि यार कि घर घर होता है, उसकी तबाही में आप जितना कर लें आपको इवेंचुअली तो लौट के वापस ही जाना है। और हम सबका, हमारा तो यकीन ये है एज मुसलमान, एज पाकिस्तानी, कि हम सबको लौट के अंदर जाना है, कब्र के अंदर, और कब्र के बाद हमें जाना है हिसाब देने के लिए। एक नया रेफरेंस अब दाइज किया है नैब तोशाखाना के ऊपर, एक इतने साल गुजर जाने के बाद, इतनी फेलियर्स होने के बाद इनका यह हाल है कि ये अभी तक कोशिश इनकी जारी है। हर चीज इमरान खान, हर चीज इमरान खान, हर चीज, हर जो मसला पाकिस्तान के अंदर पिछले यानी 1947 से आया हुआ है ना, वो पाकिस्तान, वो इमरान खान का मसला है, पैदा क्यों हुआ ये बेसिकली। अच्छा, अब एक तरफ नैब के रेफरेंस के ऊपर ये सब चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी के ऊपर 9 मई के वाकयात को लेकर जज ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर वहां पे भी रिलीफ आ गई। तो अब दबाव दोबारा और बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई चीज चल नहीं रही ना। जुडिशरी फाइज ईसा खत्म हो चुका है बेसिकली। अगर तो कोई मिरेकल नहीं होता तो फाइज ईसा साहब जा रहे हैं, और जिस दिन फाइज साहब जाएंगे आप यकीन रखें वो सीधा लंदन की फ्लाइट कटाएंगे, सरीना के नाम पे जो वहां पे अपार्टमेंट है उधर जाके वो रह लेंगे। अगर तो वो गए, जो इतलात आ रही है वो तो यही जा रहे हैं वो, मगर ये कोशिशें जो इनकी जा रही हैं ऐसे लग नहीं रहा कि ये उनको जाने देंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर का मुख्तसर सा साउंड बाइट सुने, उसके बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फैसला जज साहब का, खुशाइन लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात में इंसाफ हुआ है, 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है
कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। अच्छा, यहां पे ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब बात कर रहे थे। दूसरी जानिब अब जो निजाम है उसने इन्वेस्टिगेशन जो अडियाला जेल के 6 मेंबर थे स्टाफ और उनके ऊपर अब तहकीकात ज्यादा कर दी हैं और अब ये तहकीकात अकॉर्डिंग टू दीज पीपल ये कह रही है कि जी एक बहुत मैसेज डिलीवरी सिस्टम था जो 2 खवातीन वार्डन्स थी उसके अंदर इन्वॉल्व, एक स्वीपर भी इन्वॉल्व था और सिक्योरिटी चेक्स का जो एक बंदा था वो भी इन्वॉल्व। भाई आप लोग क्या कर रहे थे? ये पूरा इंस्टीट्यूशन नाकारा हो चुका है। इस पूरे इंस्टीट्यूशन का एक आउटसाइड साइज है, उसको कट डाउन करने की जरूरत है और वो कट डाउन हो रहा है। ये जो भी कर ले, अकाउंट हैक करने की कोशिश करें, ये करें वो करें, जो लोग जिनके ऊपर कोई गन नहीं है ना, नहीं होती ना, जिन्होंने किसी का पैसा नहीं खाया होता, जिन्होंने किसी का हक नहीं मारा होता और जिन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की होती, वो ही आपसे बातें कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन के सबसे बड़े मुनाफिकों के अंदर एक मुनाफिक थे और हैं मौलाना फजलुर रहमान। बहुत बड़े सियासी लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़े मुनाफिक हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो अब आके क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने, या शायद अभी इस काबिल हो गए होंगे कि अभी वो इसका नोटिस ले सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि उसमें हम तो फरीक नहीं है, बहुत से मामलात उनके अपने हैं। जी, तो ये थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट का अब कोई तस्वुर नहीं, वजूद नहीं रहा 2018 के बाद, और अब वो खुश हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अब जो अंदरूनी मामलात हैं उनको जरा सीरियसली ले रही है। आप तो आजाद फिर हैं मौलाना साहब, मगर आपके स्टेटमेंट्स ने जरूर पर्दा डाला है एस्टैब्लिशमेंट की कार्रवाइयों के ऊपर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने ही कहा था कई प्रोग्राम्स में आके, और ये बड़ी बात है इलेक्शंस के बाद की जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर बाजवा और फैज हमीद का हाथ था। आपने ही बहुत सारी चीजों के ऊपर रोशनी डाली, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और इन सब के करतूतों के ऊपर, बाजवा के, फैज हमीद के। तो अल्लाह आपको आपकी जो मुनाफिकत है उसको माफ करे। अच्छा, एक तरफ मुल्क की तबाही अंदर से आपने कबाड़ा बना दिया है, निचोड़ दिया उसे, तोड़ दिया उसे, और दूसरी जानिब आपने शाहीन टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का एक लॉन्च किया है और उसमें आपने दिखाया है कि जी हम कितनी बड़ी ताकत हैं। खैर, एनीवेज, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिसको हम सब चाहते हैं उसका ख्याल रखिएगा और दुआओं में शामिल रखिएगा। और ना सिर्फ दुआओं में, फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ करें भी पाकिस्तान के लिए। किसी चैरिटी को सपोर्ट करें, सच बोलने की हिम्मत पैदा करें, झूठ का सामना करें और हिम्मत वैसे ही पैदा करें कि चीज़ें बेहतर हों। अल्लाह हाफिज़।